Okay, so bachcho, we are going to start electrolysis in today's class, and we just need to review electrolysis topic. We already done electrolysis. हमने उसकी 4 से 5 क्लासेस ली थी लंबी और उसके अंदर हमने सारी चीजें देख ली थी. बट अभी हमने जो है शॉर्ट रिव्यू करना है, एक छोटी सी क्लास है रिव्यू की, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस आपकी पक्की हो जाए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो हमने बात करनी है किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस की. सही है. तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस इज वन ऑफ द, यू कैन से दैट टर्म, ये टर्म एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पे भी आ सकती है. सो दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दिस. सो यू कैन सी दिस कि भाई इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. सो यू कैन से दैट द ब्रेक डाउन ऑफ compounds, ionic compounds आप इसको बोल सकते हो, but I used to take the word electrolyte over here, which is more appropriate. So you can say that breakdown of electrolyte by the passage of electricity, by the passage of electricity. और इसका reason क्या होता है, why we are doing this? To produce new substances. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के जरिए किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो वो प्रोसेस जो है आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस. ऑलराइट बच्चों? यस सर. ये डेफिनेशन आपके पास पेपर में 1 मार्क में पूछी जा सकती है. सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस कि भाई ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए उसका अपैरेटस रेडी करना बड़ा जरूरी होता है. तो उसका अपैरेटस को देखना, उसके बारे में जानना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है. इसका अपैरेटस सेट करते हैं भाई, जरा इसका अपैरेटस कैसा हो सकता है. इसके अपैरेटस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास किसी कंटेनर का होना, जिस कंटेनर के अंदर आप क्या कर सकें, इस प्रोसेस को कर सकें. सो आई एम जस्ट टेकिंग ओवर हियर अ बीकर. इस बीकर में हम इस इलेक्ट्रोलिसिस को करेंगे. तो ये हो गया बीकर आपके पास. इसके साथ साथ इस बीकर के अंदर हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. ठीक है ना. ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ तक पहुंचाते हैं? सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं. ठीक है. तो 2 इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ. ठीक है ना. ये हो गया आपके पास 2 इलेक्ट्रोड. ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपके पास इसमें क्या होती है? आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होती है यस, जब इसके अंदर हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए. उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप इसको बैटरी से कनेक्ट करें. तो दिस इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद बैटरी एज वेल. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस apparatus. तो ये चीजें हमने यहाँ पर लगा दी. ठीक है भाई. तो ये कुछ इस तरह का apparatus आपके पास होता है. यहाँ पर आपके पास कुछ सॉल्यूशन मौजूद है. ठीक है ना. कोई भी सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये मॉल्टन भी हो सकता है, ये एक्वस भी हो सकता है. तो ये सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है और ये सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन शुड बी इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. दिस इज द apparatus दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर. इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं भाई. तो दिस इज व्हाट, दिस इज बैटरी. विदाउट बैटरी आपके पास इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो काम नहीं करेगा. बट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने बैटरी लगाई है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद दीज इलेक्ट्रोड्स, ये जो सॉलिड रॉड्स हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगी. और ये आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट. ये वो सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता होगा. ऑलराइट बच्चों, हम काम करते हैं. तो हम लिखते हैं इस तरफ ताकि हम इसके एक्सप्लेनेशन भी दे सकें. इसको हम इस तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट. अब इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है. देखो, बैटरी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे. बैटरी आप फिजिक्स में पढ़ लेना. ठीक है ना. हम बात कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड के बारे में. इलेक्ट्रोड की कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस होता है वो आपके पास इलेक्ट्रोड बनेगा. कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास जिसकी वजह से वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट जो है आपके पास क्या बन सकता है? इलेक्ट्रोड बन सकता है. वो प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड बी सॉलिड. ये सॉलिड होना चाहिए. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए. ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं.
अगर ये किसी एलिमेंट में पाई जाती हैं तो दैट कैन बी यूज एज एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोड की अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोड आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास कैथोड और एक आपके पास होता है एनोड। दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना है NiC और PiA, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपके पास होगा कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपके पास होगा एनोड। जो नेगेटिव वाला होगा वो कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा, कैटाइंस मूव टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, और जो आपके पास जो एनोड होगा वो अपनी तरफ एनाइंस को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है ना, इसी वजह से इसका नाम भी एनोड है, क्योंकि सारे एनाइंस इसके पास जा रहे होते हैं और सारे कैटाइंस कैथोड के पास जा रहे होते हैं, इसलिए उसका नाम ही कैथोड रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास इनकी एक और क्लासिफिकेशन है जो कि आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन होती है। तो दो तरह के आपके पास और भी हैं, एक होता है आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक आपके पास होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, तो अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस, जो कि कंज्यूम नहीं होगा। ग्रेफाइट को आप कार्बन का नाम भी दे सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, ग्रेफाइट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर आपने ग्रेफाइट का बनाया था बॉन्डिंग में, आपको याद होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही थे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर एक्चुअली ग्रेफाइट हो सकते हैं, जो ग्रेफाइट के पास कार्बन ही है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम इज आल्सो वन ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, बट एज कंपेयर टू ग्रेफाइट प्लैटिनम थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए हम ग्रेफाइट को ज्यादा तरजीह देते हैं। रिएक्टिव में आप कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करोगे, उसके अलावा आप सिल्वर के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप देखोगे सिल्वर कॉपर आप यूज करोगे, या कोई सा भी मेटल आप यहाँ लगा सकते हैं तो वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये एलिमेंट है, यू कैन से दैट, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द delocalized electrons। ये delocalized electrons की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो फॉर सपोज आपके पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट हो रही है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट हो रही है। और जब आएगी सॉल्यूशन की बात, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स। तो ये करेंगे ड्यू टू द फ्री मूविंग आइंस इलेक्ट्रिसिटी, ये करेंगे ड्यू टू द फ्री मूविंग आइंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में कैसे कंडक्ट हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इलेक्ट्रोड पे कैसे कंडक्ट हो रही है, या वायर में से कैसे कंडक्ट हो रही है। वायर कॉपर के होंगे तो वो भी एलिमेंट है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन से करेगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? These are the solutions that can conduct electricity. Solutions that can conduct electricity. ऐसे solutions जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, और वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद टूट भी जाते हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल अगर आपको याद हो, आयोनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े थे, उसमें आपने पढ़ा था कि मॉल्टन एंड एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। मॉल्टन एंड एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके अलावा कुछ आपके पास और आपके पास एग्जांपल्स थी। आपने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस जो कि पानी में डिसॉल्व होकर आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एसिड्स भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते होंगे। एसिड्स के साथ साथ आप एल्कली की भी एग्जांपल यहाँ रख सकते हैं। एसिड और एल्कली दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और बड़ी कॉमन एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात एग्जाम में बहुत आती है, तो आपने याद रखना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल तो आपके पास होगी सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स की। ठीक है ना, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास, आपको पता है कि उनके पास फ्री मूविंग आयंस नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उसके अलावा कॉमनली आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में सबसे जो सर फेरिस वो बार पूछता है, वो अल्कोहल के बारे में पूछता है या वो शुगर सॉल्यूशन के बारे में भी पूछता है। तो ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, आपने याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा दूं, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या ले लूं, अगर मैं अल्कोहल ले लूं, इथेनॉल ले लूं, प्रोपेनॉल ले लूं, ब्यूटेनॉल ले लूं, तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा।
अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लूं जो कि सॉलिड हो तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। ये बल्ब तभी लाइट अप होगा जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, और पूरा सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पूरे तरीके से ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन एंड टू द सेकंड एंड। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट फिर इलेक्ट्रोलिसिस में टेक पार्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी ही नहीं, टूटेगा ही नहीं कंपाउंड, तो कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ऑलराइट बच्चों, राइट सर। ओके सर। यस सर। बातें बेसिक बेसिक हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ आपके, जब आप लोग पढ़ रहे थे इसको मेरे साथ, तो वो लाजमी एक बार देख लीजिएगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ तो आप वो पुरानी वाली सारी बातें भूल जाएंगे और सिर्फ इसी पे फोकस रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने याद रखना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो भी आपको आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू न्यूक्लियराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री मूविंग आयंस, ठीक है, एनोड कैथोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनर्ट रिएक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर आप यूज करोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, ओके Yes, सर। sir. इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने के पीछे रीजन क्या है सर? इनर्ट और कॉपर और सिल्वर। इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल जब आप करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ना, तो फिर आपके पास एनोड पे प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ऑक्सीजन बनेगी, या तो क्लोरीन बनेगी, या तो ब्रोमीन बनेगी, या कोई और सी गैस आपके पास बन रही होगी। तो आप प्रोडक्ट हासिल करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होगे तो आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका कुछ और पर्पस है इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे प्योरिफिकेशन है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो अगर आपका पर्पस चेंज होगा तो फिर आपके इलेक्ट्रोड्स का भी जो है चेंज होगा मामला। ठीक है, सही है सर। ओके तो सर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्पस कि आप करने क्या जा रहे हो। अगर आपका पर्पस न्यू कंपाउंड्स को बनाना है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर आपका पर्पस इलेक्ट्रोप्लेटिंग है देन यू आर गोइंग टू यूज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अगर आपका पर्पस प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर है देन यू आर गोइंग टू यूज इम्प्योर कॉपर एट एनोड व्हिच इज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। So it's all depend on your purpose कि आप करना क्या जा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस से। तो इलेक्ट्रोलिसिस के डिफरेंट काम है, जैसे कि आपने मेटल्स में भी पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ, आप एल्युमिनियम करते हो या कोई भी मेटल जो कि कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस से। So when you are going to extraction of any metal, so why you want कि भाई आप जो आपका इलेक्ट्रोड है वो आप ऐसा यूज करो जो कि कंज्यूम होकर आपके जो है क्या कहते हैं उससे सॉल्यूशन में गिरे और आपके जो मेटल आप एक्सट्रैक्ट करो उसको कंटामिनेट करे। वी डोंट वांट दिस ना, तो हम इसलिए उसको क्या यूज करते हैं, एनोड, कार्बन एनोड यूज करते हैं ताकि उसका मामला ही ना हो, वो टेक पार्ट ही ना करे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कंज्यूम होना तो दूर की बात। राइट राइट सर। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो आपको याद रखना है यही बात जो मैं यहाँ लिखता हूँ। आयोनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो मॉल्टन और एक्वस में होती है। इस आयोनिक कंपाउंड्स की जो स्टेट ऑफ कंडक्टिविटी है वो क्या है, या तो मॉल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या तो एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और इसका जो रीजन होगा वो रीजन क्या होगा, बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग आयंस, बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग आयंस। राइट बच्चों? सर यस सर। यस सर। सर आपने हमें पढ़ाते वक्त कुछ मरकरी के बारे में बताया था, फिर मैं वो भूल गई। यस, मरकरी आपके पास एलिमेंट है ना, तो मरकरी को अगर आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे तो वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि मरकरी जो है आपके पास वो एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो टूट ही नहीं सकता, तो वो फर्दर टूट कर कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा, ना तो एनोड पे ना तो कैथोड पे, तो इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं कहलाएगी ना, वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी सिंपल। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की जगह मरकरी डाल देते तो मरकरी इटसेल्फ एन एलिमेंट व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी डीकंपोज। जब डीकंपोज नहीं होगा तो नई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, नई प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, तो मरकरी डेफिनेटली लाइट अप कर देगा आपके बल्ब को, लेकिन वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेगी। दैट इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ दैट इज अ मेटल। राइट? यस सर। इसी तरह अगर आप बात करें किसकी बच्चों, अगर आप बात करें एसिड्स की या एल्कली की, अगर आप बात करें तो ये जो एसिड और एल्कली होते हैं ये पानी के अंदर सॉल्युबल होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मेनली एल्कली की बात नहीं करते, एल्कली जो है कंपाउंड्स होते हैं तो उसको हम हटा देते हैं भाई, ऊपर आ गए फॉर सपोज कंपाउंड। एसिड्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा एक्वस स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और उसका रीजन भी क्या होगा, दैट इट हैज अ फ्री मूविंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। राइट बच्चों? राइट यस सर। यस सर। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे मेटल्स की अगर आप बात करें और इसके अंदर अगर हम लिखते हैं प्लस ग्रेफाइट, सो दैट वुड बी राइट।
मेटल्स और ग्रेफाइट जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मॉल्टन स्टेट में। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेंगे? बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या है? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और अगर आप बात करें नॉन मेटल्स की, जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक सल्फर, लाइक ऑक्सीजन, तो दे आर नॉट गोइंग टू conduct electricity, not in any state. ठीक है, because they don't have even not free moving ions or not free moving free moving electrons they have, so they are not going to conduct electricity in any state, right बच्चों? So these are the basic information. Keep remember, ये एग्जाम में आपके पास लाजमी पूछ ली जाती है। तो ये रीजन जो है आपके पास, ये आपने याद रखना है, ये 1 मार्क के लिए होगा। और अगर ये आपने गलती कर दी तो ये आप समझ लें कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी और आप बोलेंगे इसको बार बार सोच के आप शर्मिंदा होंगे कि यार मैंने आयोनिक कंपाउंड में भी इस बारे में पढ़ा, मैंने इसके बारे में जो है मैंने इलेक्ट्रोलाइट में भी पढ़ा, मैंने इसके बारे में एसिड में भी पढ़ा, हर जगह मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसके बाद भी मैंने एग्जाम में इसको मिक्सअप कर दिया और गलत लिख दिया। तो दैट वुड बी यू कैन से दैट कि आप इस पे एम्बैरेस होंगे बाद में पेपर देने के बाद। तो ये बेसिक चीज़ है, याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके लिए आपको एक रूल भी बताया था, एन आई फॉर एन आई एंड ई फॉर एन, राइट? सो आई मतलब कंपाउंड्स होंगे तो आइंस से करेंगे, एलिमेंट्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन से करेंगे। तो अगर आप इसको इस तरह याद रखें दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। और आसान अगर आप करना चाहें तो इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, जरा देखिए कि आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा कैसे होंगे। आपके पास जैसे NaCl है, या फॉर सपोज आपके पास MgO है। अगर आप एसिड्स को देखते हैं तो ये HCl है, या आपके पास H2SO4 है। आप देखें जब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास आ जाता है, तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो पेपर में आपसे पूछे व्हाई और हाउ H2SO4 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो खुद ही बता रहा है ना कि क्यों कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है बताएं क्यों करेगा। तो आप उसको देख के पहचान लेंगे कि यार H2SO4 में एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये आयन से करेगा। ठीक है, NaCl में एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट है तो ये आयन से करेगा। हाँ, मेटल की अगर आप बात करें तो मेटल आपके पास अकेले होते हैं, मैग्नीशियम, लाइक मरकरी, लाइक ग्रेफाइट, कार्बन, तो ये अकेले एलिमेंट्स हैं, ये अकेले हैं, इनके साथ कोई और नहीं है। अगर कोई और भी है तो ये खुद ही है अपने साथ। ठीक है ना? तो अगर इस तरह का कोई एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या इस तरह का कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बताएं क्यों करता है, तो आप बोलेंगे भाई ये तो अकेला है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों? सर हम मेटल्स जी, को सर। एज इलेक्ट्रोलाइट किस तरह इस्तेमाल करेंगे? बेटा मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेटल्स तो ब्रेक डाउन होते ही नहीं है ना। अगर आपके पास मैग्नीशियम है Mg, तो Mg को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। जब ये ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? और ना ही मैग्नीशियम मेटल आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। मैग्नीशियम मेटल इज एक्चुअली अ कंडक्टर। अगर आप अपने घरों के अंदर वायर्स को देखते हो तो आपके घरों के अंदर जो वायर्स होते हैं उसके अंदर कॉपर होता है, और जिंदगी भर वो वायर्स हमारे तारों में लगे रहते हैं, और उसमें से तारों के अंदर जो मेटल होता है वो हमेशा लगा रहता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। ठीक है ना? और वो जिंदगी भर वैसे ही रहता है कॉपर, उसको कोई मसला ही नहीं होता, वो टूटता ही नहीं है, वो खत्म ही नहीं होता, वो मेटल वैसे ही रहता है, उसके एटम्स अपनी जगह रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये कहानी होती रहेगी तो कंपाउंड ब्रेक डाउन नहीं, और आपके पास एलिमेंट्स जो है हमेशा सेम रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाता, वो कंडक्टर कहलाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है खाली। ठीक है ना? वो टूट कर नए सब्सटेंसेस नहीं बना। ठीक है? तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगी नहीं, उसकी होगी नहीं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है? ठीक है सर। अब आ जाते हैं अगली बात पर। अगली बात में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास हो जाती है किसकी? मॉल्टन सॉल्यूशंस की। ठीक है ना? मॉल्टन आयोनिक कंपाउंड्स की बेसिक एग्जांपल है आपके पास। ये इस तरह के सवाल आपके पास पेपर में आ सकते हैं। ये पहली आपके पास इस तरह के, आप कह रहे हैं कि पहली बात है कि इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। मॉल्टन आयोनिक कंपाउंड्स, मॉल्टन आयोनिक कंपाउंड्स की जब इलेक्ट्रोलिसिस आप करेंगे तो ये बड़ी, आप समझ लें कि बेसिक बात है, वो बड़ी आसान बात है, और ये पेपर में वो लाजमी पूछ सकता है आपसे। और क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस अभी बहुत ज्यादा आप कह लें कि कॉन्साइज हो गया है टॉपिक, तो मेरे ख्याल से वो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो भाई मॉल्टन के बारे में जब बात आएगी तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना आपने, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मॉल्टन का मतलब होता है सिर्फ सॉल्ट है आपके पास। तो फॉर सपोज अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मॉल्टन NaCl है, अगर मेरे पास मॉल्टन NaCl है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आइंस कौन कौन से हैं भाई?
मेरे पास आइंस इतने सिंपल हैं कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है इसकी। मुझे पता है एक सोडियम का आइन होगा और एक किसका आइन होगा, क्लोरीन का आइन होगा। तो सोडियम ग्रुप 1 का है तो आइन +1 होगा, क्लोराइड का आइन क्या होगा, -1 होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। सोडियम क्लोराइड में सिर्फ 2 ही आइंस हैं जो कि सामने मेंशन है। राइट बच्चों? राइट सर। जी सर। अब जब इसकी बात करेंगे इक्वेशन की, तो फॉर सपोज अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड आपके पास क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। एनोड कैसा होता है, आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यू नीड टू कीप रिमेंबर, कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो बस ये आपने याद रखना है। देखो आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, ये आपके पास आ गया एरो, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाते हैं भाई, प्रोडक्ट साइड पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाते हैं, आपके पास रिएक्टेंट साइड पर। आइंस ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, जो कि आपको पता है कि ये वाले आइंस जा रहे हैं, ठीक है ना। आइंस भी आपके पास मौजूद है, तो बचा ही क्या आपके पास। अब जब ये आपके पास जो पॉजिटिव वाला था वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वापस से गेन कर लेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लोरीन जो है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था और फिर वो नेगेटिव हुआ था, वो वापस से छोड़ रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि क्लोरीन डायटोमिक बिकॉज ग्रुप 7 का है तो इट शुड बी 2, it should be 2, it should be 2. So this is the equation that you need to keep remember for cathode and anode when you have molten NaCl. ठीक है भाई? ओके यस सर। सर। जी सर। कोई मसला ही नहीं है। ये तो आपके पास हो गया रिएक्शन। ये क्या हो गया आपके पास, रिएक्शन। अगर वो आपसे पूछेगा रिएक्शन के बारे में तो आप ये लिख सकते हैं, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो बोलता है नहीं मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो और ज्यादा आसान है भाई। प्रोडक्ट तो मतलब आपने इक्वेशन की भी टेंशन नहीं लेनी। ऊपर देखा एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, तो भाई सोडियम पॉजिटिव है तो वो कैथोड पे चला जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव है तो वो एनोड पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगी इसकी, इसकी प्रोडक्ट होगी आपके पास सोडियम मेटल और उसकी प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास, क्लोरीन गैस। तो ये तो और ज्यादा आसान, ये तो और आसान हो गया, ठीक है। और अगर वो बोलता है नहीं मुझे ऑब्जर्वेशन बताएं, तो ऑब्जर्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर ऑब्जर्वेशन लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने हमें सिखाई भी ऑलरेडी किस तरह ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो आपके पास अगर क्लोरीन गैस है तो इसका कलर आपको याद होना चाहिए, इट इज येलोइश ग्रीन गैस, आपने ग्रुप 7 में पढ़ा था। तो आप कह सकते हैं बबल्स ऑफ येलोइश ग्रीन गैस, बबल्स ऑफ येलोइश ग्रीन गैस। आपको इसके बारे में पता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा आप बोलते हैं नहीं सर ये मैं भूल जाऊंगा या कुछ इस तरह, तो अगर आप सिर्फ एफर्वेसेंस भी लिखें तो वो भी चल जाएगा। और अगर आप क्या लिखें, सिर्फ एफर्वेसेंस लिखें या फिजिक्स भी लिखें तो उस पर भी आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसके अलावा सोडियम मेटल है, कोई भी मेटल जाके जब वहां इलेक्ट्रोड पर लगता है तो वो चिपक जाता है, तो इलेक्ट्रोड का मास बढ़ा देता है। यू कैन से दैट मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, आप ये लिख सकते हो, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस लिख सकते हो। या अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप याद रखें कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं या ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, वो सिल्वर कलर के होते हैं या वो ग्रे कलर के होते हैं। तो आप कह सकते हैं ग्रे मेटल डिपॉजिट्स, आप ये भी लिख सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, कोई मसला? नो सर। नो सर अगर ये वो होता एक्वस होता तो फिर सोडियम तो रिएक्ट कर जाता वाटर के साथ, अगर ये एक्वस होता तो। अभी देखो एक्वस की बात नहीं कर रहा, पहले मॉडर्न समझो फिर एक्वस की बात भी समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। चलो अब दूसरी बात, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ किसकी, मॉल्टन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मॉल्टन मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोबारा से वही बात करेंगे, कुछ भी नहीं है आपके पास। मॉल्टन की जब बात आ जाए ना तो बड़े रिलैक्स हो जाओ, मॉल्टन में कुछ भी नहीं है भाई, मॉल्टन खाली है एकदम। इसका ये बहुत इजी है आपके पास मॉल्टन के बारे में बात करना, मॉल्टन के बारे में इक्वेशंस लिखना, बड़ा सिंपल मेथड है। आपने क्या रखना है, इसके आइंस पहले देख लेने हैं आपने। इसके आइंस कौन कौन से हैं भाई, 2 ही आइंस होंगे इसमें। एक होगा आपके पास मैग्नीशियम का आइन, एक आपके पास होगा ऑक्सीजन का आइन। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो 2+, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो 2-। कैथोड पे क्या होगा आपके पास, यू नो दैट कैथोड पे हमेशा हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड पे जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, तो राइट नाउ वी हैव मैग्नीशियम व्हिच इज 2+। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से गेन होंगे और ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम।
और एनोड की अगर आप बात करें तो एनोड में हमेशा क्या होगा, आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी दिस ऑक्साइड है, 2 माइनस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन बना लेगा। बट द प्रॉब्लम इज विद ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक होता है, तो इट शुड बी 2 एंड इट वुड बी 4। ठीक है भाई। ओके सर। अब अगर वो बोलता है प्रोडक्ट बताओ, तो भाई प्रोडक्ट और आसान है। आपने देखा कि मेटल जाएगा हमेशा कहाँ पर, मेटल जाएगा हमेशा कैथोड पे, तो मैग्नीशियम मेटल, और एनाइन जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो एनोड पे जाएंगे, तो यू कैन से दैट ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स जो होते हैं आपके पास सिल्वर होते हैं या ग्रे होते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इसमें लिखें मास ऑफ कैथोड इंक्रीज लिखते हैं आप इसमें, मास ऑफ कैथोड इंक्रीज लिख दें आप इसमें, या अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप लिख सकते हैं सिल्वरी मेटल डिपॉजिट्स या ग्रे मेटल डिपॉजिट, सिल्वर मेटल या ग्रे मेटल डिपॉजिट, या मेटल भी ना लिखें भाई, आप लिखते हैं सिल्वर और ग्रे सॉलिड डिपॉजिट्स। सही है भाई, कोई मसला? No problem. नहीं सर। उसके बाद No, sir. ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन हमारे एयर में मौजूद है और एयर का कोई कलर नहीं होता, तो यू कैन से दैट कलरलेस एफलोरेसेंस, या आप लिख सकते हैं कलरलेस गैस फेजेस। ठीक है, कोई मसला? No sir. नहीं सर। तो दिस इज व्हाट मॉल्टन मीन। मॉल्टन आपके पास इसीलिए आपके पास सबसे आसान होता है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, उसके पास तो सिर्फ 2 ही आयन्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक चला जाएगा आपके पास कैथोड पे, एक चला जाएगा आपके पास एनोड पे, तो फिर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो किसकी हो सकती है भाई? मॉल्टन अल्मोनियम ऑक्साइड की हो सकती है। और ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमें करनी है, तो इसको जल्दी से आप लोग एक बार कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखी होगी और होपफुली आप लोगों ने सही लिखी होगी। तो भाई एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3+। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर्मूले में Al2 लिखा हुआ है तो उसको देख के परेशान ना हो। अगर आपके पास एल्युमिनियम है तो आप यहाँ लिखेंगे कि इसके पास एल्युमिनियम आयंस होंगे, दैट्स इट। ठीक है ना, 2 एल्युमिनियम लिखे हुए, छोड़ दो उसको, दफा करो उसको, जितने भी एल्युमिनियम कंपाउंड में लिखे होंगे। आप सिर्फ उस चीज की बात करो कि आपके पास आयन एल्युमिनियम का बनता कौन सा है। आप यहाँ पर Al2 3+ मत लिख देना, आपने यहाँ लिखना है Al3+, ठीक है ना। और क्योंकि ये Al3+ चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? एल्युमिनियम। एंड अगेन आई टोल्ड यू दैट ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर होते हैं, इसी तरह एल्युमिनियम भी सिल्वर ही होगा क्योंकि ये ग्रुप 3 का ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड हो सकते हैं आपके पास, लेकिन ये कलर नहीं होते, तो इसको भी आप बोल सकते हो सिल्वर मेटल डिपॉजिट, और इसका प्रोडक्ट होगा एल्युमिनियम मेटल। और एनोड पे आपके पास क्या होगा बच्चों? एनोड पे आपके पास अगेन 3 ऑक्साइड है, बट वी डोंट केयर अबाउट दैम, वी जस्ट टॉक अबाउट अगर एक ऑक्साइड होगा तो वो क्या प्रोडक्ट करेगा। तो वी नो दैट, अभी हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है कि एटलीस्ट 2 ऑक्साइड होंगे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, दैट्स इट। ऑलराइट बच्चों, तो यही आपके पास प्रोडक्ट है, एल्युमिनियम मेटल यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट है, और आपके पास साथ साथ ऑक्सीजन गैस आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है बच्चों? Yes sir. Yes, sir. और बात की जाएगी इसकी एक्सट्रैक्शन की मेटल्स के अंदर, तो वहाँ मामला थोड़े से डिफरेंट होंगे। वहाँ आपको ये भी याद रखना होगा कि भाई यहाँ पर क्रायोलाइट हम यूज करते हैं ताकि जो है आपके पास ये इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो सके एल्युमिनियम ऑक्साइड का। साथ साथ जब कार्बन एनोड्स आप यहाँ यूज करेंगे और ऑक्सीजन गैस बनेगी, हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के भी चांसेस होंगे, तो आप उसको हर थोड़ी देर बाद रिप्लेस करोगे। तो ये कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ोगे तो यहाँ पर आप ये रिव्यू कर सकते हो, मैंने आपको सब कुछ लिखवाया हुआ है। ऑलराइट बच्चों, ओके सर। Yes, sir. Right. चले इसके अलावा भी आप कोई सी भी इक्वेशन और कोई सी भी कंपाउंड बना सकते हैं। अगर आपके पास जिंक होता तो जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन जिंक बना लेता। अगर आपके पास क्लोराइड होता तो क्लोराइड का ये इक्वेशन है। ब्रोमाइड होता तो भी इसी तरह की इक्वेशन होती जो हमने ऊपर लिखी है। तो अगर आप चाहें तो इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। कैल्शियम आयोडाइड करें, आप कोशिश करें कि आप जिंक ब्रोमाइड की इक्वेशन करें, अदरवाइज ये 3 काफी हैं। और अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कैल्शियम आयोडाइड और जिंक ब्रोमाइड की भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करेंगे आप
तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है aqueous solutions, आपके पास यहाँ आ जाते हैं aqueous solutions, aqueous ionic compounds, आपके पास आ जाते हैं aqueous ionic compounds। तो भाई जब आप aqueous ionic compounds की बात करते हो बच्चों, देखो ये आपने अभी मॉल्टन की बात की, अभी हम aqueous की बात करने लगे। aqueous की बात करते हैं तो aqueous का मतलब होता है आपके पास के यहाँ पर ये dissolve in water, तो ये डेफिनेशन भी वो पेपर में पूछ सकता है, तो you need to remember this। aqueous का मतलब क्या होता है? dissolved in water, वो substances जो कि पानी के अंदर dissolve हो गए हों। अब पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद दो कंडीशंस हो सकती हैं, either you have a concentrated solution, आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, और आपके पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन दोनों की अलग अलग सिचुएशन है, तो ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि कॉन्सेंट्रेटेड की हम बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड की अगर हम बात करेंगे तो देखें क्या मामला आपके पास आ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एग्जाम्पल मैं करने लगा आपके पास पहली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की जब आप बात करोगे तो देखो पेपर में आपसे पूछ सकता है बताएं इसमें कौन कौन से आइंस हैं और आइंस का फॉर्मूला लिखें। अब फॉर्मूला ऑफ आइंस की बात सुन के ना बच्चे पता नहीं क्या सोच सकते हैं, हमें पता नहीं क्या चीज यहाँ लिखनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपने आइन का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। आइन के फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर Na है, सोडियम का आइन है, तो Na+, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम आइन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पहले तो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो डेफिनेटली आपके पास सोडियम आइंस होंगे यहाँ पर, और दूसरा आपके पास क्लोराइड है तो आपके पास क्लोराइड का आइन होंगे, ये तो होंगे ही यहाँ पर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है तो उसके आइंस होना बनते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? यानी कि पानी में डिसॉल्व होगा ये, तो पानी के आइंस भी यहाँ मौजूद होंगे। और पानी के अंदर कौन कौन से आइंस होते हैं भाई? हाइड्रोजन आइंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड आइंस होते हैं, तो ये 4 आइंस होंगे। तो आपने याद रखना है जब कभी भी बात की जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड की या डाइल्यूटेड की, तो आपके पास एडिशनल 2 आइंस आएंगे, और वो एडिशनल 2 आइंस होते हैं वो पानी के होते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट बच्चों, यस सर। Yes, sir. ये बात एडिशनल है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कैथोड की। तो अगर आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड पे आपने हमेशा याद रखना है, ये रीजन भी वो पेपर में पूछ लेता है आपसे, और इसका रीजन भी साथ साथ मैं लिखाऊंगा। एक आपके पास फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, दूसरा आपके पास रीजन है जो कि आपको याद रखना है। फैक्ट आपके पास ये है कि हमेशा लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा, लेस रिएक्टिव कैटाइन ऑलवेज फॉर्म प्रोडक्ट। हमेशा क्या बनाएगा आपके पास? प्रोडक्ट जो बनेगी वो लेस रिएक्टिव से बनेगी, और उसका रीजन क्या होगा? एज इट कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स रेडियली, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 मार्क्स के लिए है। और अगर आपको नहीं पता रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और डाउन द ग्रुप वी नो दैट की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उल्टा करके लिख दिया। फिर ग्रुप 2 के डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उल्टा करके लिख दिया। फिर एल्युमिनियम ग्रुप 3 का है, फिर आपके पास कार्बन लिख देते हैं यहाँ पर, विच इज नॉट मेटल बट क्योंकि पॉजिटिव आयन बना सकता है तो उसने लिख दिया है। उसके बाद आपके पास जिंक, आयरन, लेड की बात नहीं करते हैं, लेड हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया। फिर हाइड्रोजन आइंस, एंड देन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सो यू कैन से दैट कि भाई अगर 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 कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का ही सॉल्ट होगा ना खाली एक्वस में, तो तभी मेटल बन सकता है, अदरवाइज तो एक्वस सॉल्यूशंस में हर दफा 70 to 80% चांसेस हैं कि हाइड्रोजन गैस बने। सिर्फ इन 3 सॉल्ट्स की, अगर इनके एक्वस सॉल्ट्स होंगे ना, इन तीनों के एक्वस सॉल्ट्स होंगे, तब जाके कैथोड पे मेटल बनेगा, क्योंकि यही हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। बाकी सब में ही एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्ट, कोई से भी मेटल का सॉल्ट हो, अगर वो लेस रिएक्टिव ना हुआ हाइड्रोजन से, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज ऑलमोस्ट लेस रिएक्टिव विद एवरी मेटल एक्सेप्ट दीस 3। तो इन 3 के अलावा हर एक्वस सॉल्ट में आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यू कैन सी दिस, अगर आप सोडियम और हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा भाई? हाइड्रोजन बनाएगा। तो यू कैन से दैट हाइड्रोजन आयंस जाएंगे कैथोड पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आप देख सकते हैं पीछे मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। तो कैथोड पे अभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा और आपके पास हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। बट वी नो दैट
हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये गैस है, तो ये शुड बी 2, इसके लिए 2 आइंस चाहिए होंगे और 2 आइंस एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। और दिस इज द ओनली गैस व्हिच प्रोड्यूस एट कैथोड। और तो अगर कभी कभार वो ये दे दे आपको, टेबल बना हुआ दे दे और वो है कैथोड के ऊपर एफर्वेसेंस नजर आ रहे हैं या बबल्स नजर आ रहे हैं, तो आंखें बंद करके हाइड्रोजन गैस लिख देना। तो दिस इज द ओनली गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ठीक है बच्चों? यस सर। Okay, sir. तो इससे ज्यादा आसान अल्फाजों में मैं आपको नहीं बयान कर सकता हूँ इस बात को, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये आपके पास हो गया रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी ऑब्जर्वेशन बताएं या इसकी आप प्रोडक्ट बताएं, तो मेरे ख्याल से अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगी और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों इसकी? हाइड्रोजन गैस। यस, दिस इज अ हाइड्रोजन गैस। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों? एफर्वेसेंस। Effervescence. लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, ये भी कलरलेस गैस होती है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप ऊपर से आए, तो आप एफर्वेसेंस भी लिख सकते हैं, व्हिच इज यू कैन से दैट डिफिकल्ट डेफिनेट, और यू कैन से दैट कि ये स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको याद कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। उसके सर बाद स्पेलिंग के मार्क्स कटेंगे? क्या कह रहे बेटे? सर स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं? नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करती अनटिल एंड अनलेस आप उतनी गलत लिख दो कि उसका सेंस खराब हो जाए। जैसे फॉर सपोज अमोनियम और एल्मोनियम मिलते जुलते हैं, अमोनियम और एल्मोनियम मिलते जुलते हैं, तो अगर आप अमोनियम को एल्मोनियम लिख दोगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। इसी तरह जी सर, अल्केन और अल्कीन मिलते जुलते हैं, अगर आप ब्यूटेन को ब्यूटीन लिख दोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा देखें, इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ, आप याद रखें, इस बात को याद रखेंगे तो आपके पास हमेशा एनोड की प्रोडक्ट अच्छी बनेगी। तो इवन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो या डाइल्यूटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो या डाइल्यूटेड हो, इफ halide ions are there, if halides are there, then they would produce the product, they would form product। ठीक है? ये आपने याद रखना है। कोई सा भी सॉल्यूशन हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, डाइल्यूटेड हो, ठीक है ना, आपके पास अगर हैलाइड आइंस हैं तो प्रोडक्ट वो ही बनाएंगे। तो इस वक्त कौन प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड या हैलाइड यानी क्लोराइड? क्लोराइड। Chloride. तो आपको क्लोराइड वाली इक्वेशन ऑलमोस्ट याद हो गई होगी। क्लोराइड क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर क्लोरीन बनाएगा एंड इट इज डायटोमिक, तो दो दो एंड दैट्स इट। और इसकी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे आप बच्चों? इसकी प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं क्लोरीन Chlorine gas. गैस। और इसकी ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखेंगे बच्चों? इसकी ऑब्जर्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपके पास? Green bubbles. यस, बबल्स ऑफ येलोइश ग्रीन गैस, बबल्स ऑफ येलोइश ग्रीन गैस, ये लिख सकते हैं आप। और प्रोडक्ट में आप लिखेंगे क्लोरीन। और रीजन आपको कैसे याद रखना है कि भाई एनोड पर क्या चीज जाएगी, तो जो अमाउंट में ज्यादा होता है ना वैसे वो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड अभी तो खैर कॉन्सेंट्रेटेड में जाहिर सी बात है सॉल्ट ही ज्यादा होगा, जब सॉल्ट ज्यादा होगा तो क्लोराइड ज्यादा होगा, जब क्लोराइड ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट क्लोराइड ही बनाएगा। इस वजह से डाइल्यूट वाला कॉन्सेप्ट अब इसका निकाल दिया गया है। हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब वो निकाल दिया गया है आपके पास, तो आपने याद रखना है कि आप इसके बारे में परेशान ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक वैसी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि अगर क्लोराइड आइन देखें ना एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमेशा क्लोराइड ही आप प्रोडक्ट में बना दें। और इससे भी आसान आपको अपने पास करना है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर नजर आ जाए तो वही प्रोडक्ट बनाने वाले, चाहे मोल्टन सॉल्यूशन हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, चाहे डाइल्यूटेड हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर है तो वही सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है बच्चों? Okay, sir. बस ये याद रहना, अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आपके पास आ गए तो वही प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, चाहे डाइल्यूटेड हो, चाहे मोल्टन हो, वही प्रोडक्ट बनाएंगे। और डाइल्यूटेड वाली आप वो बात नहीं पूछेगा क्योंकि हमारे सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट में तो जाहिर सी बात है वही बनाएगा जो अमाउंट में ज्यादा होगा। तो फॉर सपोज अगर मेरे पास क्या होता, मेरे पास अगर होता यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड
कॉन्सेंट्रेटेड, देखिएगा जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर टू ब्रोमाइड। मेरे पास अब एक नई एग्जांपल है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर टू ब्रोमाइड। तो मैंने ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए लिखी है ताकि आपको ये याद रहे कि हमेशा हाइड्रोजन ही नहीं बनेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है आपके पास क्या बन जाए भाई, आपके पास कोई मेटल भी डिपॉजिट हो जाए, इसमें कोई मेटल भी डिपॉजिट हो जाए आपके पास, कहाँ पर, aqueous solution। So you can see this, copper is less reactive, copper is less reactive, so it would receive electron first। ठीक है, तो कैथोड पर आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी भाई, कैथोड पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, कैथोड इस पास 2+ है, तो कैथोड 2+ receive 2 electrons and form what, copper metal। और एनोड पे क्योंकि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है और ब्रोमाइड भी है विच इज हैलाइडाइन, तो ब्रोमाइड जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव को सॉरी लूज कर ब्रोमीन गैस बना लेगा। ठीक है ना, इसकी ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है। कॉपर मेटल ट्रांजिशन मेटल है, metallic form में it would be pinkish brown, so you can say that pink solid deposits, pink solid deposits, ये आपने याद रखनी है कॉपर मेटल की ऑब्जर्वेशन। ये वाहिद ऑब्जर्वेशन है किसी मेटल के कलर की जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है ना, पिंक सॉलिड होता है कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर आइंस जो लिखे हुए हैं कॉपर का सॉल्ट है, तो ये ब्लू कलर का होगा। कॉपर मेटल जो डिपॉजिट होगा ना कैथोड पे, वो पिंक कलर का होगा। और ब्रोमीन क्योंकि रेडिश ब्राउन गैस होती है, तो यू कैन से दैट ब्रोमीन वेपर्स या ब्रोमीन गैस आपके पास बन रही है, तो आप कह सकते हैं रेडिश ब्राउन लिक्विड या रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन अपीयर्स। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप गैस लिख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं रेडिश ब्राउन वेपर्स, या ब्राउन वेपर्स भी चलेगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में डिफ्यूज हो जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, तो कलर थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। ब्राउन बबल्स भी आप लिख सकते हैं। राइट बच्चों? Yes, sir. ठीक है, इसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं डाइल्यूटेड की। तो अगर आप डाइल्यूटेड की बात करते हैं तो डाइल्यूट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 2 एग्जांपल्स। और डाइल्यूट के अंदर मैं आपको सपोज करूंगा कि पहले आप बात करें कि इसकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, ताकि इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है कि इसमें एक और इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मिल जाएगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूंगा कि इसकी डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की, कॉपर 2 सल्फेट। इससे हमें एक और एग्जांपल मिल जाएगी और एक और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि हम लिख सकते हैं अपने पास। तो भाई इसके अंदर आइंस कौन कौन से हैं हमारे पास? अगर आप आइंस की बात करो बच्चों, तो आप देख सकते हो आइंस तो बड़ा इसमें सिंपल है। हाइड्रोजन आइंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन आइंस है। तो टेंशन ही खत्म हो गई कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। वैसे तो लेस रिएक्टिव भी बनती है, लेकिन यहाँ पर टेंशन ही खत्म हो गई। दूसरा यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्साइड आइंस है, और दूसरा आपके पास सल्फेट आइंस है। तो भाई आपने याद रखना है सल्फेट आइंस नेवर decompose, sulfate ions never decompose in electrolysis, याद रखना है आप। ठीक है, ये कभी भी नहीं टूटता। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं बनने वाला आपके पास हाइड्रोक्साइड ही बचा और हाइड्रोजन ही बचा, तो यही आपके पास प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखें। और ये आपके पास बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, और इसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी प्रोडक्ट आपको पता है, तो मैं फर्दर इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। हाइड्रोक्साइड वाली आपको याद करना पड़ेगी, 4 हाइड्रोक्साइड हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और जिसकी वजह से आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई ये एक हो गया हाइड्रोक्साइड, ये हो गया 2 हाइड्रोक्साइड, ये हो गया तीसरा हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया चौथा हाइड्रोक्साइड। आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर मिला तो क्या बनाएगा भाई, ये 1 वाटर, ये अगर मिला तो ये क्या बनाएगा आपके पास, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, बचा क्या आपके पास ये, तो ये मिला के बना लेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है भाई? Okay, sir. ठीक है, अब इसको और आप क्या कह सकते हैं कि इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ वो क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है आपके पास कि इसका जो अपैरेटस होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देख लें, हम यहाँ पर एक अपैरेटस रेडी कर लेते हैं जिससे आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी। ये आपके पास आ गई एक लैंप, ये आ गई दूसरी लैंप, ये आ गई तीसरी लैंप, ये आ गई चौथी लैंप। ठीक है, ये आपके पास एक
टेस्ट ट्यूब है जो कि मैंने बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर आपके पास टेस्ट ट्यूब के साथ साथ मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। फॉर सपोज एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड मैंने ये लगा दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने ज्वाइन कर दिया। सही है बच्चों? सर Yes, ये sir. इलेक्ट्रोड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद आप देखें कि मैंने इसको एक कंटेनर में रखा है। ये एक कंटेनर हो गया आपके पास, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने इसको रख लिया है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और साथ साथ मैं जो है इसको कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी से। तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है भाई। तो ये मैंने कोशिश की है एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की। इस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है भाई? इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंटेनर में there is sulfuric acid we have, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने बना दिया। this is positive and this is negative and we know that positive is anode। तो ये आपके पास एनोड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और this is कैथोड, ठीक है ना। सर आपको पता है जी बेटे? सर इसमें करंट फ्लो जैसा होगा? ये देखो ना, ये यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो ये यहाँ से जाना शुरू होगा। यहाँ से जाने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट से घूमकर उस तरफ, और उसके बाद यहाँ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास। दिस इज व्हाट? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो भी है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, जो भी है, ठीक है। हम आप देखें कि यहाँ प्रोडक्ट बनना शुरू होगी। तो पॉजिटिव इज एनोड, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगी आपके पास। और वो प्रोडक्ट कौन सी होगी आपके पास? यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगी आपके पास विच इज कलरलेस गैस। यहाँ पर बनेगी आपके पास, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी, राइट। और ये नेगेटिव है, यस तो सर, यहाँ पर ओके। हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस इसकी रेशो में डबल हो। दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये मैं बात आपको यहाँ बताने लगा था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशो जो है आपके पास प्रोडक्ट का, वो क्या है? आपके पास हाइड्रोजन गैस हमेशा ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। इसकी वजह क्या है? आप देख सकते हैं ऊपर दो हाइड्रोजन के आइंस मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन का, और जबकि ऑक्सीजन के चार आइंस मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का। तो इस वजह से यहाँ पर आपको इस तरह की जो है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। ऑलराइट बच्चों, यस सर। Okay, sir. यस इसके बाद सर। हम बात कर लेते हैं किसकी? इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट की। तो भाई कॉपर सल्फेट इज अगेन वेरी सिंपल, सो वी कैन कंसीडर दिस। इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं हम? यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा आइंस हैं हमारे पास। कॉपर आइंस हैं और हाइड्रोजन आइंस हैं, हमारे पास सल्फेट आइंस हैं, और मेरे पास हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो इट वुड go and receive electrons and form what? Copper, and sulfate cannot break। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्साइड दो lost 4 electrons from 2 water molecule and oxygen gas, right बच्चों? So what is the product over here? Copper metal. What is the product over here? Oxygen gas, right बच्चों? What is the observation over here? Pink solid deposits. And what is the observation over here? Bubbles of colorless gas। कलरलेस गैस। ठीक है भाई, कोई मसला है इसके अंदर? नहीं सर। नहीं sir. As we are using inert electrodes, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? अब तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस किए, हर जगह इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए। तो आप देख सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन में से कॉपर के आयंस जाना शुरू हो जाए, सॉल्यूशन का अपना कलर भी गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि कॉपर 2 आयंस जो है, this is actually what it is showing you, copper sulfate, right। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। तो अगर सॉल्यूशन में से कॉपर आइन जाना शुरू हो जाएंगे, तो कॉपर का ब्लू कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं
कि you can say that blue color of the solution, blue color of solution, solution का जो blue color होगा वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फेड हो जाएगा। और उसका रीजन क्या होगा, as concentration of copper ions decreasing, right? Any problem बच्चों? No sir, No, no sir. problem. सो आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको डाइल्यूट कहीं नजर आता है तो आप एनोड पे हाइड्रोक्साइड यानी इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर आपको कॉपर कहीं नजर आता है तो कॉपर वाली इक्वेशन आप लिख सकते हैं, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, चाहे मोल्टन हो। तो ये बेसिक बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, अगर ये पॉइंट याद रखेंगे तो भी आपके काम आसान हो सकता है। सर ठीक है जी बेटे। सर आप ये सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर सकते हैं? सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, ये नीचे वाला? जी देखो बेटे, कॉपर सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आप इसकी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, सब्र करें, दोबारा हम करते हैं। जरा देखिए, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की एक एग्जांपल है हमारे पास, हम वो कर लेते हैं यहाँ पर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि लाजमी ये आधे से आधा पेपर तो आपका इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम कर लेते हैं, जरा देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। आप देखें मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ आपके पास, यहाँ आपके पास है एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट है आपके पास। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, दोनों में एक्वस कॉपर 2 सल्फेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं आप यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, या तो ग्रेफाइट या तो कार्बन। यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर आप यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास हो गया कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर आपने लगा दिए इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हैं, ये आपने लगाए हैं कौन से, इनर्ट लगाए हैं। ठीक है ना, इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर भी यही काम किया है। ये आपके पास है कंटेनर, ठीक है ना, इस कंटेनर के अंदर आपने लगा दिए हैं क्या, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हैं, ये आप लगा रहे हैं किसके, ये आप लगा रहे हैं कॉपर के, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे भाई, बैटरी से। ठीक है ना, एक भी बैठ गया आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का। भाई कॉपर सल्फेट जो होता है आपके पास ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट ऑफ कॉपर है ये। तो कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, तो इसका कलर आपके पास कैसा होगा, ब्लू कलर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? No, So sir. these are what, graphite electrodes. These are graphite or carbon electrodes. These are made up of copper electrodes. ये देखो मेटल लगा दिया हमने यहाँ पर, मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वो खुद कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, this is what, this is copper sulfate solution which is blue in color. This is what, copper sulfate solution blue which is blue in color. ठीक है ना, तो भाई देखो कैथोड तो आपको किसी हाल में भी कुछ नहीं कह रहा, कैथोड को तो आप छोड़ ही देना, वो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा आपको, कैथोड का कोई मसला ही नहीं है। कैथोड हमेशा कहता है कि भाई अगर मोल्टन है तो जो मेटल है ना वो मेरे पास भेज दो, और अगर एक्वस है तो जो लेस रिएक्टिव है मेरे पास भेज दो। तो लेस रिएक्टिव यहाँ चला जाएगा विच इज कॉपर, तो कॉपर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा और क्या बना लेगा आपके पास, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और आपके पास कॉपर मेटल बनकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको नजर क्या आएगा, आपको एक पिंकिश ब्राउन सॉलिड नजर आएगा। ठीक है ना, ये पिंकिश ब्राउन मैं ढूंढता हूँ अगर मुझे मिल जाए, पिंकिश ब्राउन ऐसा कोई कलर है ही नहीं, बनाना पड़ेगा। चलो इसको सपोज कर लेते हैं। तो ये अगर आपके पास ये कैथोड है नेगेटिव वाला, ये अगर फॉर सपोज ये कैथोड है नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको पिंकिश सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पिंकिश सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा विच इज कॉपर मेटल। ये कॉपर मेटल इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन एट Sir? कैथोड। ये ऑब्जर्वेशन वो है जो कि आपको नजर आ रही है कैथोड पर। कैथोड पर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ये है जी बेटे। Sir, copper reddish brown नहीं होता. बेटा रेडिश ब्राउन, पिंकिश ब्राउन होता है कॉपर मेटल,
रेडिश तो नहीं होगा, रेडिश रेड कलर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप अगर आप किसी वायर को, किसी भी वायर को आप जो है ना स्क्रैच करके देखें, अंदर से जो मेटल निकलेगा ना वो ब्राउन, और वो खूबसूरत वाला ब्राउन होता है, पिंकिश वाला ब्राउन होता है, वो रेड ब्राउन नहीं होता। रेड ब्राउन आयरन 3+ के आयन होते हैं, ठीक है। ओके सर। अब आप देख सकते हैं कैथोड पे जो नजर आ रहा है ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कैथोड पे क्या दिख रहा है आपको। तो ये तो हो गया एक तो रिएक्शन आपके पास आपने लिख दिया। और अगर एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है प्रोडक्ट एट कैथोड, तो आप इसकी बात करोगे कि भाई यहाँ पर कॉपर मेटल आपके पास डिपॉजिट हो गया। और अगर वो कहता है आपसे कि आप बताएं ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, जरा गौर से सवाल पढ़िएगा, वो अगर आपसे बोले ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, तो भाई ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, कैथोड के ऊपर पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। ऑलराइट, यस सर। ओके सर। ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद मसला आता है सर एनोड पर। हर मसला कहाँ पर आता है, एनोड पे आता है। हर मसला कहाँ पर आता है, एनोड पे आता है। आपने देखा मोल्टन था तो आपके पास क्या हो गया भाई, जो एनाइन था वो चला गया। फिर एक्वस हुआ तो अगर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के आयन है तो वो जा रहे हैं। और फिर डाइल्यूटेड हुआ, सल्फेट है तो सल्फेट जा नहीं रहा, हाइड्रोक्साइड जा रहा है, डाइल्यूटेड है तो हाइड्रोक्साइड जा रहा है। तो ये सारे मामला किस पर थे, एनोड पे। अभी भी मसला एनोड पे ही आएगा, ठीक है भाई। जरा देखिए, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। आपके पास सल्फेट आइंस है और आपके पास हाइड्रोक्साइड आइंस है। तो भाई इन दोनों में से सल्फेट आइन तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, तो हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। हाइड्रोक्साइड लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग व्हाट, ऑक्सीजन गैस अलोंग विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसी है ना। यस सर। तो आपको क्या नजर आएगा, जी आपको सर। नजर आएगा यहाँ से गैस लिबरेट होती है, यहाँ से एक गैस लिबरेट होती है, आपको नजर आएगी। सही है भाई, यस एनोड पे। सर। तो आप यस सर। ये बात हो गई रिएक्शन की, तो आपने रिएक्शन लिख दिया एनोड पर। अगर वो आपसे पूछता है आप बताएं प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट बता दोगे। भाई पानी तो नीचे रह गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीजन गैस। और ऑब्जर्वेशन आपसे वो अगर पूछे भाई ऑब्जर्वेशन एट एनोड बताओ, एनोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है, वो जो एनोड का आपने इलेक्ट्रोड लगाया उसके ऊपर आप क्या देख रहे हो, तो आप बोलोगे बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। क्या बोलोगे, बबल्स ऑफ कलरलेस क्या? गैस, ठीक है ना। ये बात हो गई। उसके बाद अब मैं आपसे कह रहा जी हूँ सर। किसके बारे में, मैं अब आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो भाई सॉल्यूशन किस कलर का है बच्चों, ब्लू। और ये ब्लू कलर किसकी वजह से मौजूद है, कॉपर। कॉपर। कॉपर आइंस के। अब अगर कॉपर आइंस ही कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या ब्लू कलर बचेगा, नो सर। नो सर, इट फेड्स यही No, अवे। sir. मसला है। यही बात आपने लिखनी है बस। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे ब्लू कलर फेड्स। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ब्लू कलर फेड्स। ब्लू कलर दिस इज फेड। द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये ऑब्जर्वेशन किसकी है, ये इलेक्ट्रोलाइट की है। और अगर इसका रीजन वो आपसे पूछता है तो आप इसका रीजन क्या बताओगे, आप इसका रीजन बताओगे बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है भाई। यस सर। ये बात एटीपी में बहुत पूछता है वो, तो उसके लिए आपको रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद एनोड पे मसला आ गया। एनोड पे मसला क्या आ गया, आपने यूज किया है कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इज इटसेल्फ मेटल, ठीक है ना। तो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। तो अगर आपने वहां लगा दिया है एनोड पर, एक तो ऑलरेडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फिर आपने वहां पर क्या लगा दिया, मेटल लगा दिया। तो इससे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट में से कोई आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता, पहले इलेक्ट्रिसिटी मेटल के पास पहुंचेगी तो मेटल खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो व्हाट यू द रिएक्शन यू वुड सी, कॉपर मेटल जो आपने इलेक्ट्रोड के तौर पे लगाया है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लेगा, कॉपर आयन बना लेगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। This is the thing that you need to keep remember. प्रोडक्ट क्या हुई, प्रोडक्ट आपके पास हुई कॉपर आइंस। क्या हुई आपके पास, कॉपर आइंस फॉर्म। और दूसरा ये कि आप ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड डिसॉल्व्स। क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो रहा है, उसका साइज कम हो रहा है, ठीक है भाई। सर सिर्फ एनोड डिसॉल्व नहीं होगा? इलेक्ट्रोड, एनोड की तो बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो उसी की तो बात कर रहे हैं। आप एनोड लिख लें, ओ हाँ ठीक है सर। यस सर। एनोड डिसॉल्व लिख लें आप, एनोड जी सर।
dissolves. ठीक है भाई? ओके अब इसके अंदर अगर आप बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो जरा मुझे बताइए कि अगर एक आयन एनोड से डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, फिर एक आयन डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, तो क्या सॉल्यूशन के अंदर जो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ आयन है कॉपर के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हैं सर। नहीं हो रहे नहीं हो रहे. So you can say that blue color remain same. आप क्या बोलोगे? blue color remain same. और इसका ऑब्जर्वेशन, उसका रीजन क्या लिखोगे? concentration of copper ions remain same. सही है भाई? Yes. That's it. This is what you need to see. All right? यस Right, सर. sir. तो ये सर, कितनी सबसे देर इम्पोर्टेंट तक हो ये सकता है, क्लास इसके होगी? बारे में जानना बहुत जरूरी हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है. दूसरी बात ये है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड की बात करें तो इसमें एक और इशू ये होता है कि आपने इसमें रिमेनिंग प्रोडक्ट भी याद रखनी होती है. तो जरा अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. रेड कलर से लिख देते हैं, रिमेनिंग प्रोडक्ट. रिमेनिंग प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है. तो भाई आपके पास कैथोड पे कौन चला गया? हाइड्रोजन. एनोड पे चला गया फ्लोराइड. तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? सोडियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस. तो आपके पास रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बनी? NaOH, which increases the pH of solution. ठीक है भाई? ये भी आपने याद रखना है. और इसका रीजन अगर वो पूछे तो आप बता सकते हैं as concentration of hydroxide ions increases. रीजन भी आप बता सकते हैं. ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर सर जी सर बेटे. इंक्रीज पीएच पर फिर सॉल्यूशन का कलर भी डिस्टर्ब होगा ना, डिफरेंट आएगा. देखो उसमें तो सॉल्यूशन का कलर कोई है ही नहीं ना. अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हो तो कलरलेस होगा, इसमें तो कोई कलर ही नहीं आएगा. हाँ, इसका कलर जब आएगा जब आप इसके अंदर कोई इंडिकेटर डाल के चेक करेंगे. वो इंडिकेटर की बात करता है इस सवाल के अंदर ना. वो बोलता है कि भाई अगर इस ये हमने सॉल्यूशन किया और उसके बाद आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने इसके अंदर जो है ना क्या सपोज मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, तो व्हाट वुड बी द कलर यू ऑब्जर्व? तो आप बोलेंगे कि येलो कलर ऑब्जर्व हो. ओके सही है. थैंक सही यू. है. जी. चले, उसके बाद आपके पास एक लास्ट चीज आ जाती है जो कि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वो है आपके पास क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है ना? ये थर्ड चीज है जो कि आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Electroplating is one of the process which is used to you can say that it is one of the commercial use. ये commercial use हो सकता है आपके पास. ठीक है ना? commercial use of electrolysis है ये. ठीक है ना? It is used to coat substances. It is the one of the process used to coat substances from metal. आप किसी substance को metal से coat करना चाहें तो आप ये process कर सकते हैं. This is electroplating and we know that it's quite simple. आप इसको कह सकते हैं कि एक आपके पास कंटेनर है. ठीक है ना? उस कंटेनर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो मेरे पास अगर एक फॉर सपोज मेरे पास एक स्पून है. अब इस स्पून पर अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं इस स्पून के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना चाहता हूँ, अगर मैं इस स्पून के ऊपर क्या कराना चाहता हूँ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना चाहता हूँ, तो मुझे इस स्पून को कनेक्ट करना पड़ेगा भाई इसके साथ, किसी एक बैटरी के टर्मिनल के साथ. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात पढ़ी है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे मेटल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कि क्या हो सकें, खुद ब खुद डिकम्पोज हो सकें. तो उसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ, ये बात भी मैं जानता हूँ. ठीक है ना? तो दैट द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि भाई फॉर सपोज मुझे करनी है क्या, मुझे करनी है सिल्वर कोटिंग. मुझे क्या करनी है? मुझे करनी है सिल्वर कोटिंग ऑन स्पून. तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ चीजें याद रखनी होंगी. पहले तो कैथोड का क्या करना है मुझे ये याद रखना होगा. मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे एनोड का क्या करना है. मुझे ये याद करना होगा कि मुझे इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या सीन करना है. तो ये बस 3 चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर याद रखनी होंगी. तो भाई कैथोड आपको पता है कि मेटल ऑलवेज डिपॉजिट ऑन कैथोड. ये बात हमें पता है. क्या बात पता है हमें? हमें पता है मेटल always deposit
एट कैथोड, ये बात हमें पता है ना। तो इसको यूज करते हुए हमने वो सब्सटेंस होगा उसको हमेशा कैथोड पे लगाना है, क्योंकि मेटल तो जाके डिपॉजिट ही भाई कैथोड पे होगा। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को मेटल से कोट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या लगाएंगे, कैथोड पे लगाएंगे। नेगेटिव इज कैथोड, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई नेगेटिव टर्मिनल पर आपने क्या लगाना है, सब्सटेंस को लगाना है, ठीक है भाई। एंड वी नो दैट अगर हम मेटल लगा देते हैं एनोड पे तो वो डिकम्पोज होता है, डिसॉल्व होता है। तो मेटल डिसॉल्व्स एट एनोड। तो अगर आपने कोई मेटल आपने किसी चीज पे लगाना है तो आप वो कहाँ लगा दें, सिल्वर का मेटल आप कहाँ लगा दें, एनोड पे लगा दें, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया पॉजिटिव एस एनोड। तो भाई आपने बस ये याद रखना है कि ये हो गया आपके पास सिल्वर का एनोड, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये हो गया सब्सटेंस, स्पेशियस सब्सटेंस ऑलवेज एट कैथोड। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। और जो मेटल आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उसी का सॉल्ट भी इस्तेमाल करें। तो सॉल्ट आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिट, राइट। सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल which is to be plated. All right बच्चों, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ये हो गया कैथोड पे आपके पास क्या आ गया, कैथोड पे आपके पास आ गया सब्सटेंस यानी कि स्पून, एनोड पे आ गया आपके पास सिल्वर, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्युबल सॉल्ट Silver ऑफ nitrate. सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है भाई। Yes, sir. क्वेश्चन आप देखें तो सिंपल इज दिस, सिल्वर का चार्ज +1 होता है तो +1 सिल्वर जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर बनकर डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पर यही काम उल्टा होगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या बन जाएगा, सिल्वर आयन बन जाएगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह अगर हम कोई फॉर सपोज एक और लिखना चाहें, कॉपर कोटिंग ऑन रिंग अगर हम करना चाहें तो वी नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि भाई कैथोड पे क्या लगेगा आपके पास, कैथोड पे आपके पास लगेगी रिंग, एनोड पे क्या लगेगा आपके पास कॉपर, और सॉल्ट कौन सा होगा आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट होगा आपके पास कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई सा भी सॉल्ट आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर सपोज कैथोड पे आपके पास क्या लगेगी, रिंग लगेगी, ठीक है ना। उस पर इक्वेशन क्या होगी, रिंग के ऊपर जाके कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाएंगे बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे क्या लगेगा आपके पास कॉपर मेटल, और ये क्या होगा आपके पास कॉपर मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर कॉपर आयन बना के डिसॉल्व हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपके पास, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर व्हिच इज कॉपर 2 सल्फेट भी हो सकता है, या जो आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हैं। अगेन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी सेम रहेगी, आप देख सकते हैं कि आयन्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट के जो आयन हैं वो अंदर सेम रहेंगे, तो द इलेक्ट्रोलाइट वुड रिमेन सेम once the electrolysis starts. The color of the electrolyte will remain same. Right, बच्चों? Right, sir. Yes, So this sir. is what electrolysis जो आपको पता होनी चाहिए।